रही है। भारत में ताइवान ने अपना नया ऑफिस खोल दिया है। मुंबई में ताइवान ने एक दफ्तर खोला है। ताइवान का ऑफिस खुलने पर चीन गुस्से में आ गया है। चीन ने भारत के समक्ष राजनीतिक विरोध जताया है। भारत से चीन ने जताई है नाराजगी और ये कहा है कि हम इसका राजनयिक विरोध करते हैं। ताइवान ने सांस्कृतिक केंद्र, कल्चरल केंद्र मुंबई में खोला है और इसको लेकर चीन ने नाराजगी जताई है। चीन वन चाइना पॉलिसी का उदाहरण दे देकर पूरी दुनिया में एक राग अलापता रहता है और कायदे वो होते हैं जो चीन यहाँ पर तय करता है। निपुण जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आपके पास सीधा सवाल लेकर मैं आते हुए, ताइवान ने भारत में दफ्तर यहाँ खोला है। ताइवान एक संप्रभु राष्ट्र है, हालांकि चीन कहता है कि वो चीन का हिस्सा है। ये चीन का वर्जन हो सकता है, लेकिन यही चीन जो आज भारत से राजनयिक विरोध जता रहा है, यही चीन सीपीईसी को काशगढ़ से ग्वादर ले जाने में क्यों नहीं भारत के विरोध को ध्यान में रखता है कि वो पीओके से निकल रहा है। भारत के विदेश मंत्री ने सीधे सीधे पाकिस्तान जाकर एससीओ की समिट में यह बात बोली, लेकिन चीन ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो चीन का हक कैसे बन गया कि वो ताइवान के दफ्तर खोलने पर कड़ा विरोध दर्ज करा दिए? बिल्कुल, देखिए चाइना वही वन चाइना पॉलिसी जो आपने कहा उसका दावा करता है। और देखिए इसमें थोड़ी सी बात इसमें जानने की ये है कि जो अपने सांस्कृतिक केंद्र का नाम लिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट जो होता है जिस देश को पूरा वर्ल्ड जो है एज ए स्टेट कंसिडर नहीं करता। ताइवान जो है अभी यूएनओ को मेंबर नहीं है, तो एज ए स्टेट नहीं है। बहुत ही 10 के करीब देश दुनिया में ऐसे हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, बाकी सब देश कंट्री मानते हैं। मुझे लगता है कि चीन को कॉन्सुलेट को लेकर, कॉन्सुलेट दूतावास का विकल्प होता है, लेकिन यहाँ पर राजनयिक संबंध नहीं, केवल आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का निर्वहन किया जाता है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप तो हमारी संप्रभुता और अखंडता के अगेंस्ट आके सीपैक बनाते हैं, इसके अलावा हमारे नेबर्स में आके आप बैठ जाते हैं, उसके बाद भी हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती तो आप कहते हैं भारत का अड़ियल रवैया है। जबकि हमने ताइवान के साथ मर्यादा में रहते हुए कॉन्सुलेट किया है। अगर एम्बेसी ताइवान की खुलती या भारत अपनी एम्बेसी ताइवान में खुलता तो हम मानते कि भारत को विरोध का कारण बनता, और चीन ये कहता कि भारत हमारी संप्रभुता या भारत हमारी अखंडता को क्या कर रहा है, चुनौती दे रहा है। लेकिन यहाँ तो चुनौती दी नहीं, और आप तो सीधा चुनौती देने के बाद भी तब भी आप नहीं मान रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि चीन का जो ये रवैया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कि हाँ मैं बॉस हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरा की बात जो मैं चाहूंगा वैसे होगा, वैसे होना चाहिए। आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया होगी तो वो एक प्रतिक्रिया नहीं है, वो हम सामान्य रूप से चीन और पाकिस्तान बैठ के सीपैक बना रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। तो ये चीन का एक दोहरा चरित्र हम कह सकते हैं, या चीन का ये कह सकते हैं कि चीन का जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर सुपर पावर बनने की, रीजनल पावर बनने की जो आकांक्षा वो दिखाता है। तो चीन अपने लिए मापदंड कुछ और रखता है, दूसरे के लिए मापदंड कुछ और रखता है। तो मैं मानता हूं कि ताइवान को लेकर किसी भी तरीके से अगर तीसरा ऑफिस मुंबई में, इससे पहले दिल्ली में खुला था, इससे पहले एक और था, और ये काउंसुलेट है ना कि एम्बेसी है, तो उसको लेकर चीन का विरोध करना कदाचित भी तर्क संगत नहीं है। अगर कोई कंट्री एज ए कंट्री अपना खोलता है तो उसमें कोई इशू किसी को नहीं होना चाहिए। संजीव जी, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये यहाँ पर सवाल के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। एक, भारत लगातार चीन से कह रहा था कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो सकता है लेकिन वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने आज तक भारत की किसी बात पर यकीन नहीं किया, ना माना, ना कोई स्टेटमेंट दिया। काशगढ़ से निकलने वाला, ग्वादर तक जाने वाला सीपीईसी बनाना जारी रखा और उसके जरिए अपनी पीएलए को भी पीओके में ले जाकर बैठा दिया। भारत के ऐतराज के बावजूद एससीओ में हमारे विदेश मंत्री ने साफ कहा कि यह संप्रभुता का उल्लंघन है, और उसके ठीक बाद ताइवान के लिए कॉन्सुलेट यहां पर वजूद में आना। क्या अब भारत ने भी तय कर लिया है कि अब हमें भी उंगली सीधी करने से काम नहीं चलेगा, हमें भी टेढ़ी करनी पड़ेगी, चाहे वो डिप्लोमेटिक ही सही? देखिए राजीव जी, भारत में जो ताइवान का ये जो इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार खुला है। 1995 में न्यू दिल्ली में पहला ये खुला था, उसके बाद 2012 में चेन्नई में दूसरा खुला, और अब मुंबई में ये तीसरा टीईसीसी का ये सेंटर खुला है। और भारत और ताइवान के बीच में
जाहिर है कि ताइवान को एक राष्ट्र के रूप में रिकॉग्निशन नहीं है, कोई इस तरीके का एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन जो ताइवान और भारत के बीच में जो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है, वो गहरे हैं, प्रगाढ़ है। व्यापारिक रिश्ते भी हमारे गहरे हैं। लगभग $8 बिलियन का दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है। और अब तो सेमीकंडक्टर्स का जिस तरीके से महत्व बढ़ रहा है और ताइवान का इसमें जो डोमिनेंस है, उससे और भी ये संबंध बढ़ेंगे। और मुंबई में इसका खुलना जाहिर है कि भारत और ताइवान के आर्थिक संबंधों को भी आगे बढ़ाएगा। लेकिन चाइना के संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा, जैसा कि निपुण जी ने कहा कि ये चाइना के दोहरे रवैये को दिखाता है, उसके दोहरे चरित्र को दिखाता है। ये चाइना, जैसा कि राजीव जी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कि भारत की टेरिटरी है, वहां पर बिना भारत की अनुमति लिए हुए वो वहां पर अपने सीपीईसी के प्रोजेक्ट को चला रहा है। वहां पर अनेक तरीके की समय थोड़ा सा कम है संजीव जी, लेकिन आप जो पॉइंटर सामने रख रहे हैं वो हमारे दर्शकों की आंखें खोलने के लिए काफी है कि चीन किस तरीके से अपने हिसाब से सारे काम करता है। आज एलएसी पर भी जो हालात हैं वो चीन के उन समझौतों के उल्लंघन के चलते ही पैदा हुए हैं जो पहले हो चुके थे, और अब चीन चाहता है टेबल पर बैठकर कुछ नया किया जाए। लेकिन अब ये बदलता भारत है, और इस बदलते भारत की चीन के साथ कजान में अगर कोई बैठक होती है तो किस तरीके से होती है उस पर भी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बहुत धन्यवाद निपुण जी, मेरे साथ आप जुड़े, और संजीव जी आप भी मेरे साथ